इलेक्शन के नतीजे में कामयाब हुए हैं और उनकी सारी टीम जो इस इलेक्शन का हिस्सा भी कामयाब हुई। सबको अस्सलाम वालेकुम। और कुछ मेरे दोस्त भी हैं, शबीर साहब हमारे साथी भी रहे हैं, शबीर साहब, यहाँ डॉक्टर रियाज जी हैं, यहाँ लोग बहुत सारे लोग मुझे जानते हो, बहुत सारे लोगों को। कहाँ है फारूक साहब? हाँ, ये मेरे हम जमात के फारूक साहब, जितने साथी हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें जिनको कामयाबी मिली है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा मकसद है। हम इनकी खुशी में शरीक हैं। इनके घर वालों को भी मुबारकबाद हो कि जब ये कोई किसी इलेक्शन का हिस्सा बनता है तो इलेक्शन लड़ने वाले पे उसके उतने असरात नहीं होते जितने असरात उसकी फैमिली पे। जो लोग इस इलेक्शन का बराह रास्त हिस्सा होते हैं उनकी कैफियत एक अलग तरह की होती है, वोट डालने वालों की अलग तरह की होती है, बाइकाट वालों की अलग तरह की होती है। लेकिन जब ये इस तरह की प्लेटफार्म हो तो ये हमारी कौम का इज्तिमाई जो जुनून है उसकी अक्कासी करता है। अगर किसी कौम का, बर्नार्ड शॉ ने कहा है, अगर किसी कौम का इज्तिमाई शऊर, उसकी सोशल विजडम के बारे में कोई राय कायम करनी हो तो आप उनके टॉयलेट्स में जाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उनका बैतुल खुला बताएगा कि वो किस तरह की कौम है। उस बैतुल खुला की लेवल पे इसलिए मैंने बात की कि जांचने वाले बैतुल खुला से भी अंदाजा लगा सकते हैं, लगा लेते हैं कि जिस कौम से मैं मुखातिब हूँ, जिस कौम का मैं हिस्सा हूँ, उस कौम का इज्तिमाई शऊर क्या है। लिहाजा जो ये नशिस्त है इसका एक तकद्दुस है। इस शख्स और इन अशखास ने बड़ी मेहनत से दावत कार्ड बनाए होंगे, फिर लोगों को यहाँ आपको मदऊ किया होगा, आपके इंतजार में खड़ा रहे होंगे, फिर अपने हिसाब से खाने का एहतमाम किया है। VIP सो कार्ड हम जैसे लोगों को उनके लिए अलग कुर्सियाँ रखी गई हैं, पर्चियाँ बनाई गई हैं। तो कुछ उम्मीदें इनकी हमसे वाबस्ता हैं, कुछ अपनी फिटनेस से वाबस्ता है, कुछ इनकी उम्मीदें उनसे भी वाबस्ता हैं जो यहाँ आके बोले। आपको मैं बताता हूँ कि मैं शऊरी तौर कभी इस तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस नाम का सबसे ज्यादा इस्तेसाल होता है मुसलमान के हाथों वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, और जिस किताब का सबसे ज्यादा इस्तेसाल होता है मुसलमान के हाथों वो है कुरान, और जिसका सबसे ज्यादा जिसकी सेइंग्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स। क्योंकि जो मेरी तरह अंदर से बहुत ही छोटा इंसान होता है वो जब बैसाखी का सहारा ढूंढता है तो उसको ये नबी की याद पड़ते हैं कि उन्हीं की बैसाखी से मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाऊं। इस हद तक तो दुरुस्त है। आपको मैं बताता हूँ उनकी सबसे बड़ी जो दानाई की, जब उनकी सीरत का मुताला करते हैं तो उनकी दानाई की सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुख्तसर सी बात में वो बात कह जाते थे जो फलसफी आपके इकबाल सारी शायरी में नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी महफिल में लोगों से मुखातिब हो तो जिस तरह की महफिल हो उस तरह की बात करना। सादा लोग हो तो सादगी से बात करो, इंटेलेक्चुअल्स हो तो उसी लेवल पे बात करो, और बात करो तो सोच के बात करो। ये कौन सी ऐसी तकरीब हो कि हम यहाँ से निकलें लेकिन एक दूसरे के, यहाँ भी अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के कुश्ती करके जाएंगे, और ये सवाल और जवाब की नशिस्त नहीं थी। जिसको आप ऐसे तकरीरों का शौक है, असेंबली इलेक्शन आते हैं, खुद आप सीधे हो जाओगे, एक इलेक्शन आपको सारी डेंट बेंट निकाल देगी, आपको पता चल जाएगा कि ये शौक क्या होती है। यहाँ खड़ा होना इतना आसान नहीं होता है। So don't get excited and you should not say things which hurt others.
We are here to make friends. We are here to share ideas. There is no lousy job in this world. दुनिया में कोई छोटा काम नहीं होता और कोई ट्रेड बुरी हो. ट्रेड ऐसा बुरी नहीं. हजरत मूसा की ट्रेड क्या है? बकरियों के साथ थे तो कोई नौजबिला घटिया ट्रेड. कहते हैं देयर इज नो लॉजी जॉब. इट इज ओनली द पीपल हु डिसाइड एंड देयर कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स द जॉब. एक अच्छा डॉक्टर होगा वो जहां पर भी हो. एक मोची पाकिस्तान में 20 रुपए उसने लिए, 80 वापस दिए, तो उसने कहा ये गिफ्ट रख लो. उसने कहा मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने 20 रुपए का काम. तो वो मोची की जो ट्रेड थी वो मेरे किरदार से कहीं बड़ी ट्रेड थी. तो चलो इसको खत्म कर देते हैं. मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आपको नसीहत करूं, मगर मैं ये कहता हूं कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है आपको उसका कोई अंदाजा नहीं. अल्लाह और रसूल की कसम खा के यहाँ हाथ कुछ अंदाजा नहीं है. जो कुछ हुआ ना उसका एहसास है कि हुआ क्या, और जो कुछ आगे आपके साथ अशर होने वाला है उसका भी आपको एहसास नहीं. तो मैं सबका मशहूर हुआ आपका कि आप यहाँ तशरीफ फरमा रहे हैं, तो अपने बच्चों का ख्याल रखें. यू आर लिविंग इन कॉन्फ्लिक्ट. एंड जब आप ड्रग्स के बारे में बात करते हो ना, ये तकरीरें करते हो, आपको अंदाजा है आप क्या बात कहते हो. दुनिया में 3 तरह की इकॉनमी होती है. एक इकॉनमी होती है जो हक सच और टैक्स पेयर्स इकॉनमी है, जो विजिबल इकॉनमी है, जो वाइट है. दुनिया में अपने अपने कल्चर के हिसाब से होगी अलग है. दूसरी इकॉनमी से शेडो इकॉनमी है. शेडो इकॉनमी होती है जो पैसा कमाया होता है जायज तरीके से लेकिन टैक्स नहीं दिया होता है, वो अंदर से चलती रहती है. जिसको खत्म करने के लिए मोदी साहब ने डिमोनेटाइजेशन किया था. आप कामयाब हुए या नहीं हुए उसके साथ. एक और इकॉनमी होती है वो होती है डॉलर इकॉनमी, जिसको ब्लैक होल कहते हैं. पाकिस्तान के बारे में नहीं कहते थे कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट हो जाएगा, आज होगा कल होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो ये ममालिक हैं ये डिफॉल्ट क्यों नहीं होते? इनके पास कौन सी इकॉनमी? इनके पास जो इकॉनमी डॉलर इकॉनमी, ये ड्रग्स होते हैं. आप क्या बातें करते हो? आप यहाँ एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हो. आपको कुछ अंदाजा है कि आप कहाँ बसते हो? आप एक ऐसे कन्फ्लिक्ट जोन में बसते हो जो किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी जंग की लिबरेट में आ सकता है. और मैं जब ये कहता हूँ तो मैं बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ. मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती नहीं करना. मैं अगर दाना नहीं हूँ तो बेवकूफ़ भी नहीं हूँ. ये किस वक्त आप लोगों को अपनी लिबरेट मिलेगा आपको अंदाजा भी नहीं होगा. आपको याद नहीं है ये अदारे जो हैं, जो ये अदारा बना है, ये ट्रेडर्स का अदारा है, दूसरे अदारे गिव देम रिस्पेक्ट दे डिजर्व. ये अदारे जब खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको अंदाजा होता है. मुझे याद है 2016 में हमने मिन्नतें की, जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठना चाहती थी, बात करना चाहती थी आप लोगों से, कोई तैयार नहीं हुआ. 2016 में हिंदुस्तान की सारी पार्लियामेंट यहाँ मिन्नतें कर रही थी आपके सो कॉल्ड लीडर्स को, एक बार हमारे साथ बात तो करो. कोई नहीं था. आज आप सारे जमा हुए, डीसी को आया. आज तो आप एसएचओ साहब के जलसे करते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप कंधे पे उठा के चले. आई डोंट माइंड. आज तो आप एसएचओ के जलसे करते हो, जहाँ एसएचओ जाते हैं फिर रोते भी हो बहुत जब वो ट्रांसफर होते हैं. तो जितनी मुनाफिक हमारे अंदर है, मैं उस वक्त नेशनलिस्ट था. एंड इवन आई कैन से आई वाज हाइपर नेशनलिस्ट. मैं उस वक्त नेशनलिस्ट था. मैं कहता था ये रास्ता कहीं नहीं लेके जाएगा. आज तो आप सबके जलसे करते हो, इंतजार कोई आए और आपकी बात सुने. मैं आपको ये कहता हूं कि जहां आप लोगों का मेरे कश्मीरियों का जूता लगेगा वहां मैं अपना सर लगाऊंगा, लेकिन अपनी इज्जत के लिए फिर से बिल्ला सोचा करो. अपनी इज्जत के बारे में सोचा करो. अगर अब हम नहीं खड़ा हो, वी शुड यूनाइट, नॉट फॉर फाइटिंग. जस्ट एक दिन बैठे हम वसीयतें को और एक दूसरे के गले मिलके एक बार रो तो देंगे.
ہم کو شرم نہیں آ گیا جب میں دیکھتا ہوں اپنے لوگ، جہاں میرے کئی دوست ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جس طرح 2015 میں مفتی صاحب کی حکومت کو نہیں چلنے دیا، اور جب وہ گئی تو ساتھ سب کچھ لے کے چلی گئی۔ میرے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ گئی تو سب کچھ لے کر گئی، اور میں نے اس حکومت کے جانے سے پہلے کہا یہ تقریر کا نہیں تھا، لیکن اب اس لیے مجبور ہوا جو میں نے دیکھا یہاں، اس کے بعد دل بڑا رنجش ہے یار، بڑی رنجش ہو گئی، یہ کیا کرا کلی لگا رہی ہے۔ میں آپ کا نوکر ایک نمائندہ ہوں، آپ نے چنا ہے، وقت نے موقع دے دیا، لیکن سوچ تو رکھتا ہوں نا، میں سوچ ایک رکھتا ہوں، ایک طرف آپ بیٹھے ہیں، دوسری طرف برتن لگ رہے ہیں، یہ ہمارا اجتماعی کلچر ہے، کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، کیا بس ہم یہی ہیں، بس اتنی سی ہماری ساری جدوجہد ہے۔ میں نے کہا تھا اس وقت بھی کہ یو بریک دس الائنس اینڈ دی اسٹیٹ ول سپلٹ انٹو ٹو، کہ تم دو کہ بی جے پی اور پی ڈی پی کا اعلان ساتھ میں ریاست بھی ٹوٹے گی۔ اب جیتے کو اگر نہیں کہا ہوگا میں ریزائن کروں گا، اینڈ اٹ ہیپنڈ۔ اب سب آپ کوشش کر رہے ہو عمر عبداللہ ناکام ہو جائے، واٹ ول ہیپن؟ سوچ لینا، جو یہ اس وقت یہاں بیٹھے کئی میرے یار دوست جو صبح سے شام عمر عبداللہ کے پیچھے لگے ہیں، نہ میں منسٹر ہوں، نہ میں کبھی چاپلوس ہوں، نہ میں نے خوشامد کرنا تو میں اپنے باپ کی کرتا کہ کسی اور کی کرتا جس کی وراثت کا میں شریک ہوں۔ تو you want this government to go? What will be the alternative? You have lost everything. آج تو ہوں میں آپ کے سامنے کھڑا، ذرا آج آپ کے ساتھ کوئی ناجائز ہاتھ لگا کے دے، پہلے میرا سر جائے گا پھر آپ تک بات پہنچے گی۔ تو you want to degrade these institutions، ان کو دفن کرنا چاہتے ہو کیا؟ صبح سے شام نیٹ پہ ادھر۔ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے، ایک گورنمنٹ ہے، اس کو 5 سال دے دو، اس کے بعد جب آپ کے معیار پہ نہیں اترے گی تو دوسری کو لاؤ، سوچ سمجھ کے لاؤ۔ لوگوں اکاؤنٹیبلٹی پتہ ہے کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ اویئرنیس۔ جب یہ یہاں کہہ رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی، تو میں یہ کہتا ہوں جو یہ ڈرگس ایسوسیشن کے ہیں کہ یہ میڈیکل کالج کی حالت درست کر دو، اور جو ٹریڈر فیڈریشن والے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں، اور ڈی سی صاحب کو کہ 5 سال میں اس کو ٹھیک کر کے دکھا دو۔ نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ ان کا ڈومین نہیں ہے۔ میڈیکل کونسل آف انڈیا نے یہ سارے تماشے کریٹ کر دیے، پولیٹیکل سیاسی تماشے، نہ اسٹاف کریشن کے لیے فنڈس، نہ انفراسٹرکچر کے لیے فنڈس، نہ مشینری کے لیے فنڈس۔ اب میں کیا بتاؤں، سرکاری افسروں کو آپ نے بلایا ہے، میں ان کے سامنے کیا بتاؤں کہ یو آر آسکنگ ایوری تھنگ فرام گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم یو آر فائٹنگ اگینسٹ گورنمنٹ آف انڈیا۔ ہاؤ کین یو فائٹ یور اینیمی اینڈ آسک ہم ٹو ہیلپ یو ان دس سیکٹر، ان دیٹ سیکٹر، ان دیٹ سیکٹر، ان دیٹ سیکٹر؟ ہم 30 سال نہیں لڑے، بس یہ دیکھو میں نہیں ڈرتا ہوں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں نے زندگی میں ڈر نہیں دیکھا ہے۔ یہ پی ڈی پی بارہمولہ میں نے کھڑی کی تھی، اکیلا میں چلتا تھا اس میں، میں نے ڈرا نہیں ہوں کبھی۔ میں آپ کو 30 سال نہیں ہم لڑے، اور سارے مل کے لڑے، اب ہم ہار گئے 30 سال کے بعد۔ اب غلام ہو تو اس میں نخرے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، نخرے کس بات کی؟ اتنی ہیلری کس بات کی؟ ہماری ہیلری تو نہیں جل گئی؟ جن لوگوں کو تو کیا تو چیف منسٹر سے نہیں بات کرنا چاہتے تھے، ذرا آپ بتاؤ۔ تو میں صرف اتنے عرض کرتا ہوں کہ وردی والے ہوں، بیوروکریسی کے لوگ ہیں، میں ہم سب کا کاز مشترکہ ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے۔ منفعت ہوتا ہے نفع، ایک ہے اس قوم کی۔ اگر ہم قوم میں نفع اور نقصان ہمارا مشترکہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ نمبر 1 کہ ہمارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں، ہندوستان ہمارا ملک ہے، اس کے آئین کے اندر جدوجہد کر کے اپنے حق کے لیے ہم نے لڑنا ہے، سو پرامن طریقے سے، باعزت اور باوقار طریقے سے وہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ادارے آپ قائم کرتے ہو، یہ ادارے ہم آہنگ ہونے چاہیے ماحول کے ساتھ، ضروریات کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اینٹ کی طرح دیوار بنے گی، اور ہم سب مل کے ایک منزل کی طرف رواں ہوں گے، جو 5 سال میں حاصل کر پاتے ہیں کریں گے، جو 10 سال میں ہوگا 10 سال میں کریں گے۔ There is no hurry۔ تیسری چیز، ٹیچر جو ہمارے اساتذہ ہیں، ان کا ایک میں نے دیکھا یونین کا آدمی پیچھے بیٹھا ہے، ٹیچروں کو ٹیچر کا کام کرنا ہوگا۔ لیو پولیٹکس ٹو اس۔
Don't indulge yourself in politics. Why are you focusing on politics? Why are you becoming the tools of politicians? आपको तो अपना सरमाया हमने हवाले कर दिया यार। 6 साल के बाद ये बच्चा तो आपके घर सुपुर्द है, आप क्यों नहीं इस पे फोकस करते, इसके किरदार साज़ी पे फोकस करते? तो आप इस बच्चे को तामीर करो। मस्जिद के इमाम साहब को कहो कि मस्जिद में पाकीज़गी पर कभी बात कर लिया करें इमाम साहब, माहौल को कैसे पाक रखा जाएगा। आप कहते हो 2.5 फुट के बाद दरिया झेलम का पानी पाक है, खुद पी के दिखाओ। वो 2.5 फुट के बाद इसलिए पाक है क्योंकि उसमें कोई गंदगी नहीं डालता। 2.5 फुट के बाद क्या होगा वो नहीं कहा गया है। तो इमाम साहब को भी ऐसे इमाम रखो। इमाम साहब अरबी में जो कहते हैं हम लोग आमीन करते हैं, उसको कहो जो सोशल इश्यूज हैं इस पे बात करो, ड्रग्स पे बात करो, औरतों के हुकूक पे बात करो, बच्चों के राइट्स पे बात करो। चाइल्ड एब्यूज होता है बच्चों के साथ, मदरसों में होता है, स्कूलों में होता है, घरों में होता है, इस पे बात करो। करप्शन हमारा है, इस पे बात करो। इरोजन हो रहा है, जंगलात की बेदरे कटाई हो रही है, हमारे कई चीजें स्टेट्स पर हैं, उस पर बात करो। तो जब वहां से नमाज पढ़ के निकले तो उसको सिर्फ ये मत बताओ तुमको कब्र में जाना है और वहां रोशनी होगी कि नहीं होगी। उस जिंदगी, इस जिंदगी को अगर तुम अच्छी तरह नहीं जी सके, उस जिंदगी को तुम जीकर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो इस जिंदगी में तुमने वो जिंदगी तामीर करनी है, उसी सूरत में होगी अगर एक बाकिरदार माशरा कायम होगा। और बाकिरदार माशरा नहीं कायम होता है कत्ल से। तो ये जो उदाहरण खड़े हो जाए उस्ताद और मौलवी साहब, इनका मकसद हो कि हमने अपनी कौम की तामीर करनी है, इसकी तरबियत करनी है। उसके बाद देखेंगे 2 बड़े इंपॉर्टेंट और इदारे होते हैं। एक हो गया वो जो उस्ताद साहब का इदारा है। जब मुझे तकलीफ होती है ईमानदार लोगों के लिए होता है कि जब कोई आएगा वो देखेगा घर के बाहर लाख लगा है, वो सोचेगा घर के अंदर कोई नहीं, वापस जाएगा। चोर जब लाख को देखता है ना तो उसको ये इत्मीनान होता है कि अब ये घर खाली है, अब मुझे जो मर्जी है सो मैं कर सकता हूं। तो ये डंडे से नहीं आप सुधरेंगे। आपको अल्लाह तबारक ताला ने एक अमानतदार बना दिया, चाहे आप माने या if he is a creator and he has assigned you a job and you claim that it is a noble job, उसके बाद इस डंडे की आपको जरूरत है। मुझे बताओ ये डंडा जो होता है ये किसके लिए है? 2 तरह के अल्लाह तबारक ताला ने कुरान शरीफ में जिक्र किया है। उन लोगों का जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मुखातिब जब होते हैं तो एक अलग कुरान शरीफ का उसमें नरेटिव आता है। और दूसरा वो लोग हैं जिनको कहते हैं कि मेरे खौफ, मेरे कहर से डरो। 30 सूरतों में सूरत तौबा जो उसमें बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं है कि उसमें अल्लाह ताला ने रहम की कोई बात नहीं की है। वो उसमें क़यामत बर्पा करके दिखाते हैं आपको कि जब मैं क़यामत बर्पा करूंगा तो किस तरह करूंगा। बाकी जितना है उसमें तो सारे का सारा रहीम और करीम है अल्लाह तबारक ताला। कहने का मतलब ये है कि इफ यू क्लेम that your trade is a noble trade, then you don't need these police officers and police officials and governments to scale you, है ना। दावा किया आपने, जब मैंने दाढ़ी रख ही ली है सुन्नत के नाम पे तो कुछ लाज भी रख दूं ना इसमें। खाली ये तो ना कहूँ कि नबी के नाम पे सुन्नत की इज्जत करो, पर करूँगा मैं वही जो मैं करूँगा। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ से जाएंगे, मैं भी एक सबक सीख के जा रहा हूँ, आपसे भी गुजारिश है एक सबक सीखें कि अल्लाह से बड़ा देखने वाला और कानून बनाने वाला और इंसाफ करने वाला और फिर हिसाब देने वाला कोई नहीं है। अगर उसका आपके अंदर खौफ नहीं है, मोहब्बत नहीं है, उसका एहतराम नहीं है, तो ये दुनियावी डंडे आपका कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आप सबका मशहूर हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया, हौसला बख्शा। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।